जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी। यानी आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज के टॉपिक में हम लोग 20 से 22 महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पीडीएफ में टोटल 72 प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग 22 प्रश्न को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है भूगोल, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भूगोल, स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान यानी उपरोक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ये कथन सत्य नहीं है। बाद बाकी आपका पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, ये सही है। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखिए। चौथा नंबर सवाल देखिए कि पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से बहुत ही बड़ा संबंध है। क्या संबंध है कि बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। ठीक है, यही पर्यावरण अध्ययन से बालक सीखता है। चलिए 5 नंबर सवाल है कि किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली परिघटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 5 से 7 वर्ष। 5 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण की अवधारणाओं को बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, क्योंकि 70 से 75 प्रश्न करना है कम समय में। तो इसका आंसर होगा विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप जो है पेड़ पौधों की कटाई करना ये आप पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। सवाल को देखिए कि तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसमें है कि कौन सा कथन सही है, केवल ए या केवल बी, या ए और बी दोनों, या ना तो ए और ना बी, क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3।
ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से प्रारंभ कर देना चाहिए। और कथन दिया है क्या, देखते हैं। और एक कथन दिया हुआ है, इसको थोड़ा, कथन क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण समस्याओं के जटिलता के समस्या समाधान के लिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ए बी सी तीनों। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी आदतों का विकास करना, जिससे भविष्य में पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, ये एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए, छोटा कर देता हूं तब पूरा दिखेगा। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की एक अवधारणा नहीं है? तो देखिए 1 नंबर, बालक अपने जीवन में पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित शिक्षा को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से शामिल किया जाए। ये सही है। पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है, ये भी सही है। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के फलस्वरूप ही बालक भविष्य में पर्यावरण विशेषज्ञ बनकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकेगा। ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन आपका मुख्य अवधारणा में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 13 नंबर। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो पूरा दिखेगा। 13 नंबर सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल क्यों करना आवश्यक है? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं और एक एक ऑप्शन आप देख लीजिएगा कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए पहला, बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है, बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें, इसके लिए आवश्यक है कि इसे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तीसरा है, पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है, बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल है कि मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है, इसका आधार क्या है? तो देखिए इसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब दिखेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का, देखिए यह जो है यह विज्ञान शिक्षण का कौन सा उपागम है? तो देखिए यह विज्ञान शिक्षण का सामान्य उपागम है। ठीक है, 16 नंबर देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो देखिए पहले ऑप्शन को पढ़िए कि पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है।
दुस्साह कि वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण और संरक्षण दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कोट दिया हुआ, तो इसमें जो हो जाएगा वो आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये भी और ये भी, यानी ऑप्शन कौन वाला होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या कहती है? तो यहाँ पे दिया कि पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना, फिर पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, और उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या दिया है, फिर है मानव विकास के लिए शांतिप्रिय माहौल तैयार करना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4, ए बी सी तीनों। चलिए, कथन वाला ज़्यादा पूछता है परीक्षा में, इसलिए इसकी तैयारी पूरा कीजिए। अगला सवाल है कि एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद है कि एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है। तीसरा, यह उपागम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होता है। तो देखिए, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में ये जो कथन है, ठीक है, ये कथन जो आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये तीनों सही हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए कि एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, या केवल ए, या केवल बी, या केवल सी, या उपरोक्त सभी? क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। 20 नंबर है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने में, मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाने में, यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी हो जाएगा। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने तो निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, एकीकृत उपागम। ठीक है, चलिए, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा। और अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। इसको अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।